बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। बिजनेस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के साथ लेक्चर 20 ऑल इम्पॉर्टेंट लेक्चर टुडे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। सो इन टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, द थ्रेट्स, सिक्योरिटीज 5 पिलर्स, मैनेजमेंट काउंटर मेजर्स, टेक्निकल काउंटर मेजर्स, और फिर हम केस एग्जांपल के तौर पर क्रेडिट कार्ड फ्रॉड और उसमें जो थ्रेट्स थी, और इन इंटरनेट सर्विस कंपनी जिसकी सिक्योरिटी की प्रॉब्लम थी उसको डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हम प्लेमाउथ रॉक एश्योरेंस कॉरपोरेशन की केस एग्जांपल भी देखेंगे। उसने यूज़ ऑफ वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क किया था अपनी सिक्योरिटी के लिए। फिर प्लानिंग फॉर बिजनेस कंटिन्यूटी यूजिंग इंटरनल रिसोर्सेज को देखेंगे। प्लानिंग फॉर बिजनेस कंटिन्यूटी एक्सटर्नल रिसोर्सेज को कैसे यूज़ किया जाता है उसको देखेंगे। फिर हाउस होल्ड इंटरनेशनल की केस एग्जांपल देखेंगे, प्लानिंग फॉर बिजनेस कंटिन्यूटी। सो व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी? यूज्ड टू बी एन आर्केन technical topic, a mysterious topic. Today even CEOs need to know about it due to their importance of electronic information in running their business. आजकल जो है CEOs भी चाहते हैं कि आपने इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पे क्या किया, किस तरीके से किया, क्या क्या थ्रेट्स हैं, सारी मालूमात लेना चाहते हैं, बिकॉज अब उनका जो बिजनेस है वो इंटरनेट पे चल रहा है। Need to understand internet based threats and countermeasures and continuously fund security work to protect their businesses. ये इसलिए भी ज़रूरी है कि उनको इंटरनेट बेस्ड थ्रेट्स का पता होना चाहिए ताकि वो उसके काउंटर मेजर्स के बारे में भी जान सकें, और फिर जब काउंटर मेजर्स के लिए जो पैसे एलोकेट करने हों इस सिक्योरिटी के काम के लिए उसको वो एलोकेट कर सकें। ये सब कुछ वो इसलिए करना चाह रहे हैं कि दे वांट टू प्रोटेक्ट देयर बिजनेस। Since 1996, the Computer Security Institute have conducted an annual survey of US security manager. 1996 से कंप्यूटर सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट जो है वो एनुअल सर्वे कर रहे हैं यूएस के सिक्योरिटी मैनेजर्स के साथ। स्प्रिंग 2000 की सर्वे रिपोर्ट ने 2 की फाइंडिंग्स दी थी। द अनऑथराइज्ड यूज़ ऑफ कंप्यूटर इज़ डिक्लाइनिंग। जो अनऑथराइज्ड यूज़ था कंप्यूटर्स का वो अब डिक्लाइन की तरफ चला गया था। द मोस्ट एक्सपेंसिव साइबर क्राइम वाज डिनाइल ऑफ सर्विस। जो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव अब पड़ रहा था साइबर क्राइम वो डिनाइल ऑफ सर्विस था, या हम इसको डॉस अटैक भी कहते हैं, डी कैपिटल, ओ स्मॉल और एस कैपिटल। विल डिस्कस दिस लेटर एज वेल। सो अगर देखा जाए तो थ्रेट्स जो है वो ही जो ऐसे बहुत सारे सर्वेज हुए, ये हम 2004 का देख रहे हैं, तो आप ये देखो कि इनसाइडर अब्यूज़ ऑफ नेट एक्सेस जो है वो काफ़ी 90% से लेके अब 59% पे आ गया है। इसी तरह लैपटॉप मोबाइल थेफ्ट जो है वो तकरीबन 70% 75% से स्टार्ट लेके अब 49% पे 2004 में आ गई थी। और वो चीज़ अनऑथराइज एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन जो 2000 में राइज कर गया था वो डिक्लाइन करता हुआ अब 37% के करीब कहीं आ गया है। इसी तरह से जो डिनाइल ऑफ सर्विस थी ये तकरीबन 32% से स्टार्ट हुआ था और 40% पे चला गया है। ये हम बात कर रहे थे कि ये अभी भी एक तरह से ये राइस पे ही है। फिर ये सिस्टम पेनिट्रेशन है, ये भी तकरीबन 32 से स्टार्ट हुआ था और ये थोड़ा सा बढ़ते बढ़ते अब 40% पे आ गया है। ये हमारे लिए एक लम्हा फ़िक्री है कि ये थोड़ा सा इंक्रीज़ हो रहा है। इसी तरह डिनाइल ऑफ सर्विस जो था वो भी 30+% से स्टार्ट हुआ था और पीक पकड़ा 40% और अब 10 पर चला गया है। फिर उसके बाद थ्रेट ऑफ प्रोप्राइटरी इंफॉर्मेशन जो है ये भी अपने डिक्लाइन पे चली गई है। सिमिलरली सॉबरटाइज जो था ये भी अब काफ़ी डिक्लाइन पे चला गया है। एंड देन टेलीकॉम फ्रॉड जो थे ये 15% के करीब से स्टार्ट हुए थे
और ये अभी जो है ये भी 5% से नीचे पे चले गए। सो दिस इज़ FBI, मोर और लेस वही पैटर्न फॉलो हो रहे हैं। जो प्रॉब्लम है वो डिनाइल ऑफ सर्विस को दो तरीक़ों से अगर हम देखना चाहें तो देख सकते हैं। एक ये इंटरनल एब्यूज़ ऑफ नेट एक्सेस है, ये अभी भी कोई इतना डाउन नहीं हुआ। सिमिलरली अगर हम मोबाइल थेफ्ट वगैरह देखें, ये ऑब्वियसली कम नहीं हो रही, और ये जो हैं डिनाइल ऑफ सर्विसेज और सिस्टम पेनिट्रेशन, ये मिल के भी काफ़ी इनसाइडर अब्यूज़ ऑफ नेट जो एक्सेस होता है ये भी एक तरह से डिनाइल ऑफ सर्विस कर देता है। जो लेजिटिमेट यूज़र्स होते हैं उनके लिए जो यूज़ करना चाह रहे होते हैं, एब्यूज़र्स जो हैं उसको डिनाई करवा रहे होते हैं, फिर डिनाइल ऑफ सर्विस खुद आ जाता है, और फिर इसी तरह से जो थेफ्ट्स वगैरह की वजह से लोगों को मिल जाता है। तो ये अभी भी ट्रेंड्स हैं जिनको मॉनिटर करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। जो कम हो गए हैं इवन देन उनकी तरफ से आप आंखें बंद नहीं कर सकते। सो अगर हम डॉलर में देखना चाहें कि अमाउंट ऑफ लॉसेस बाय टाइप, तो सबोटाज ने ऑब्वियसली $87,000 का नुकसान पहुंचाया। इसी तरह जो अपना सिस्टम पेनिट्रेशन है उसने तकरीबन 1,90,000 का नुकसान पहुंचाया। वेबसाइट डिफेसमेंट ने $96,000 का नुकसान पहुंचाया था। 2004 तक की रिपोर्ट है ये। मिस यूज़ ऑफ पब्लिक वेब एप्लीकेशन ने 2.7 मिलियन का नुकसान पहुंचाया था। टेलीकॉम फ्रॉड जो है वो 4 मिलियन के करीब पहुंच गया था। अनऑथोराइज्ड एक्सेस जो है वो 4.3 मिलियन के करीब था। लैपटॉप थेफ्ट जो है वो तकरीबन 6.7 मिलियन पे चली गई थी। फाइनेंशियल फ्रॉड जो है वो 7.67 पे चले गए थे मिलियन पे। एब्यूज़ ऑफ वायरलेस नेटवर्क जो है वो 10 मिलियन को क्रॉस कर गया था। इनसाइडर नेट अब्यूज़ जो है वो 10.6 मिलियन का है। और थ्रेट ऑफ प्रॉपर्टी इंफॉर्मेशन जो है वो 11.46 मिलियन का है। बट डिनाइल ऑफ सर्विस जो है दैट इज़ क्रॉसिंग $26 मिलियन। सो रेट बेशक कम हो गया हो, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है वो एब्यूज़ और उन तमाम चीज़ों से मिल के जो है ना, ये सारी अगर आप ये देखें कि एब्यूज़ ऑफ वायरलेस नेटवर्क और डिनाइल ऑफ सर्विस, तो ये आपको तकरीबन 35 to 40 मिलियन डॉलर का नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये तो 2004 की रिपोर्ट थी। इमेजिन आजकल क्या हो रहा होगा। सो थ्रेट्स आर न्यूमरस ऑब्वियसली। वेबसाइट्स आर पर्टिकुलरली वल्नरेबल हैं, कोई भी उस पर अटैक कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। पॉलिटिकल एक्टिविज्म इन वन मोटिवेशन फॉर वेबसाइट डिफेसमेंट, और एक दूसरे की जो वेबसाइट में बना के उनका फ्रॉड करना, उनके ज़रिए मिस इन्फॉर्मेशन, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन या उस बंदे की को बदनाम करना जो है, इसमें पॉलिटिकल एक्टिविज़म भी है। जितने भी एक्टिविज़म हम कह सकते हैं, रिलीजियस, एथनिकल, पॉलिटिकल, फाइनेंशियल, ये सारे अपने अपना रोल प्ले कर रहे हैं इस वेबसाइट डिफेसमेंट में, कि मेरे नाम से वेबसाइट कोई बना के और उसको डिफेम करना चाहे, मुझे डिफेम करना चाहे। मैं तो कोई चीज़ नहीं हूँ, लेकिन ज़ाहिर बात है पॉलिटिकल फिगर, पब्लिक फिगर, जो हमारे प्लेयर्स, जो हमारे एक्टर्स और पॉलिटिशियंस हैं, और इसी तरह से टॉप लेवल के जो लोग हैं, उनके लिए जब ये सारा कुछ शुरू हो जाए तो ज़रा मुश्किल हो जाती है। थेफ्ट ऑफ प्रोप्राइटरी इंफॉर्मेशन इज़ अ मेजर कंसर्न ऑब्वियसली, कि अगर मैं अपनी कोई चीज़ अपने ऑफिस की, बिजनेसेस से रिलेटेड अपनी कोई भी स्ट्रैटेजी, अगर फ़र्ज़ करें कि मैं नेट पे रख रहा हूँ और कोई उस स्ट्रैटेजी को चुरा लेता है, उसको हैक कर लेता है और उसको हासिल कर लेता है, तो वो मेरे सारे शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म प्लान्स के बारे में जान सकता है। एंड ऑब्वियसली ये मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है इन फ्यूचर एज वेल। सो फाइनेंशियल फ्रॉड इज़ स्टिल अ सिग्निफिकेंट ट्रेंड, जो इन तमाम चीज़ों के साथ बेशक कम है, लेकिन
डॉलर वाइज वो अब इसलिए बढ़ चुका है कि 2004 तक बहुत सारी कंपनीज भी उसमें नहीं आई थी ई बिजनेसेस वगैरह में। अब सारी मेजर कंपनी, सारे मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर इन ई बिजनेस। सो अगर वो मेजॉरिटी उस ई बिजनेस में और उसमें 5 to 10% भी फ्रॉड की चांसेस हैं तो द अमाउंट वुड बी ह्यूज। सो इसलिए ये सिग्निफिकेंट ट्रेंड है फाइनेंशियल फ्रॉड भी, स्पेशली क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन। अब अगर आपकी क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन खासतौर पर जब आप नेट पे देते हैं तो पेपाल वगैरह तो पाकिस्तान में यूज़ नहीं होता, लेकिन जो भी आप उसकी वजह से जब आप ऐसे सिस्टम के ज़रिए पेमेंट नहीं कर रहे जो सिक्योरिटी जिसकी सिक्योरिटी स्ट्रांग नहीं है, तो सेंडिंग योर इन्फॉर्मेशन वायरलेसली इज़ स्टिल अ वेरी गुड और वेरी सिग्निफिकेंट और वेरी इंपॉर्टेंट थेफ्ट। सो उसको देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बड़ा हमारे लिए ख़तरनाक हो सकता है, ठीक है ना, जिसका अब्यूज़ हर वक्त हो रहा है और होता पहले भी होता रहा है, अभी भी हो रहा है और होता रहेगा। सो इसके लिए काम करना बहुत ज़रूरी है। नो डाटा ऑफ एनी वैल्यू शुड बी स्टोर्ड ऑन वेब सर्वर्स। जो इसके लिए कहते हैं कि कोई भी डाटा जिसकी कोई वैल्यू हो वो उसको स्टोर नहीं करना चाहिए वेब सर्वर्स पे। अब ऑब्वियसली पीछे हम बात करते आए हैं कि जितनी आप अपने आप को ओपन करेंगे, जितना आप अपने सप्लायर्स, कस्टमर्स और इसी तरह जो आपके वेंडर्स हैं उनके साथ आप ओपन रहेंगे उतना ही फ़ायदा है। लेकिन अगर आप उनको फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन या ऐसी कोई चीज़ नहीं दे पा रहे वेब पे, तो फिर उन तमाम चीज़ों का फ़ायदा तो नहीं रहेगा। सो दिस इज़ एन हार्ड रूल कि नो डाटा ऑफ एनी वैल्यू शुड बी स्टोर्ड ऑन वेब सर्वर्स, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि ये सब कुछ स्टोर भी हो रहा है और कोशिश ये है कि ज़रा सा सिक्योर हो जाए। अब अगर हम क्रेडिट कार्ड फ्रॉड की थ्रेट को एज अ केस एग्जांपल देख लें, इन वन केस MSNBC reported that a bug in one shopping cart software product used by 4,000 e-commerce sites exposed customer records at those sites। अब एक रिपोर्ट ये आई थी कि एक छोटे से बग ने जो सॉफ्टवेयर में मौजूद था 4,000 ई कॉमर्स साइट्स, 4,000 ई कॉमर्स की जो साइट्स हैं उनके कस्टमर के रिकॉर्ड को सबके लिए एक्सपोज कर दिया था। कैन यू इमेजिन व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस? 4,000 साइट्स की बात हो रही है, 4,000 पीपल्स की बात नहीं हो रही। एक साइट पे भी अगर आप 1000 कस्टमर की भी बात करें जो कि बहुत थोड़े कस्टमर हैं, देन इट बिकम्स टू 4 मिलियन कस्टमर्स, ठीक है। सो आप इमेजिन कर सकते हैं 10,000 मीन्स 40 मिलियन, सो एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो कोई हिसाब नहीं है, इसलिए ये कोई छोटी बात नहीं थी। वन स्मॉल ई कॉमर्स साइट डिड नॉट रिसीव द वार्निंग। एक स्मॉल ई कॉमर्स की साइट को वार्निंग रिसीव नहीं हो सकी। जब ये जैसे ही ये डिटेक्ट हुआ बग, उन्होंने सारी कंपनीज को वार्निंग दे दी कि ये प्रॉब्लम हो चुकी है, बी केयरफुल, बी वेरी कॉशियस, बी वेरी सेलेक्टिव इन डूइंग ई कॉमर्स और थिंग्स लाइक दैट। बट एक कंपनी को नहीं मिल सका। विद इन डेज cyber criminals charged thousands of dollars on the credit cards of users of this small site। 1-2 दिनों में ही जो साइबर क्रिमिनल्स बैठे हुए हैं, अब उनको जो क्रिमिनल्स हैं जो साइबर पे काम कर रहे हैं, साइबर में नेट पे काम कर रहे हैं, सो वो क्रिमिनल्स जो हैं उन्होंने विद इन डेज जो है ना थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स जो है ना क्रेडिट कार्ड पे उस साइट के जो यूज़र्स थे उनका बेड़ा गर्क कर दिया, और जो स्लैंग होती है कि चूना लगा दिया, उनका मुसीबत डाल दी। In other case, 2 foreigners stole 56,000 credit card numbers, bank account information and other personal financial information from US bank। अब वो US बैंक से 2 नॉन US सिटीजन्स जो थे उन्होंने 56,000 क्रेडिट कार्ड नंबर्स, बैंक अकाउंट इंफॉर्मेशन और अदर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो हैं
यूएस बैंक से उठा ली। इमेजिन 56,000 यूजर्स की इंफॉर्मेशन उन्होंने उठा ली। Then tried to extort money from the cardholders and the banks, threatening to publicize the sensitive information they had unearthed. अब उसके बाद उन्होंने क्या शुरू किया, उन्होंने ब्लैकमेलिंग शुरू की। ब्लैकमेलिंग करके उन्होंने कार्ड होल्डर्स को और बैंक्स को कहा कि आपके फाइनेंशियल जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें हमारे पास ये सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आ गई है, अगर आपने नहीं बताया तो हम ये सारी चीज़ें जो हैं पब्लिसाइज कर देंगे एंड यू विल बी इन डीप ट्रबल्स। आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल और मॉरल और सोशल लॉस होगा। तो वो एक तरह से एक्सटॉर्शन ऑफ मनी कर रहे थे। इस चीज़ से ये भी पता चलता है कि इवन यूएस बैंक्स वगैरह में भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई छोटी से छोटी या बड़ी इंफॉर्मेशंस में कहीं घपले किए जा रहे होते थे कि बैंक्स नहीं चाहेंगे कि वो इंफॉर्मेशन पब्लिसाइज्ड हो। कार्ड होल्डर्स की तो समझ में बहरहाल आ सकती है, इंडिविजुअल में तो सभी में प्रॉब्लम होता है, लेकिन इंस्टीट्यूशंस यूएस में ये समझ जाते हैं कि वो बेहतर तरीके से काम कर रहे होंगे। लेकिन सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन बहरहाल सबकी होती है, वो इन्फॉर्मेशन अगर लीक हो जाए तो प्रॉब्लम होती है। सो losses are increasing dramatically because companies have rushed into e-commerce, often with applications do not have security built into the architecture or procedures. अब चूंकि मैंने यही कहा कि इवन अभी तक ई कॉमर्स में हर कोई जिसको मौका मिल रहा है वो रशियन कर रहा है। इस रशियन करने की वजह से जो प्रॉब्लम्स ये आ रही हैं कि बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जिन्होंने ऐसी एप्लीकेशंस के ज़रिए ई कॉमर्स शुरू कर दिया है जिसमें उन्होंने ये भी नहीं चेक किया कि सिक्योरिटी फीचर्स बिल्ट इन उसके प्रोसीजर्स में या उसके आर्किटेक्चर में हैं कि नहीं है। सो ये चीज़ें जो हैं ज़ाहिर बात है ओपन अप कर रही हैं स्पेस फॉर साइबर क्रिमिनल्स, और वो ऐसी तमाम साइट्स पे वो उन्होंने ताक लगाए बैठे होते हैं। और जो भी नई कंपनीज लॉन्च हो रही होती हैं ई कॉमर्स की, उनको तो वो ज़रूर एक से ज़्यादा दफ़ा विज़िट करते हैं मुख्तलिफ़ एंगल से और देखते हैं कि कैसे उसको उससे इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सेस की जा सकती है। People think security can be added later, but it really can't be bolted on as an afterthought. लोगों की ये भी थिंकिंग होती है कि सिक्योरिटी जैसे हम फिज़िकल सिक्योरिटी भी दे रहे होते हैं कि बाद में यार गार्ड वगैरह रख लेंगे और काम बन जाएगा हमारा। साइबर स्पेस में ई कॉमर्स में ये आफ्टर थॉट के तौर पर नहीं आ सकता। आपको पहले स्टार्ट करने से पहले इस पे एम्पल डिस्कशन एक्सपर्ट्स राय लेके और इसको एम्बेड करना है। अगर आप किसी को आउटसोर्स भी कर रहे हैं उसको भी आपने टेस्ट करना है, चेक करवाना है और उसकी पहली लेजिटिमेसी और उसकी जो मार्केट में सिक्योरिटी के हवाले से जो रेपुटेशन है उसको चेक करना होगा, तब जाके आप ये स्टार्ट करेंगे। यू कैन नॉट डू इट लेटर, बिलीव यू मी। Best security designed into applications via checks during processing and at data transfer points. So जो best security है वो एप्लीकेशन में डिज़ाइन के ही वक्ती और मुख्तलिफ़ किस्म के चेक्स, मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो फ़िल्टर्स लगा के आप प्रोसेसिंग और डाटा ट्रांसफ़र के वक्त ही करेंगे। यानी आपका जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन में ये बिल्ट इन पार्ट हो जाना चाहिए जिस वक्त आप डिज़ाइनिंग करवा रहे हों। अगर ये नहीं करवाएंगे तो मुश्किल होगा। इसीलिए बेस्ट सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस में ये कहा जाता है कि एप्लीकेशन में ही ये चीज़ें डाल दी जाती हैं। इट इज़ ईजियर टू गार्ड अ बैंक वॉल्ट दैन टू गार्ड एवरी हाउस इन टाउन। सो ये कहते हैं कि बैंक गार्ड जो बैंक में वॉल्ट होता है जिसमें पैसे रखे होते हैं यही ज़्यादा आसान है। हर घर को शहर में अगर उसमें सब में पैसे रख दिए जाएं उसको गार्ड करना ऑब्वियसली बहुत मुश्किल है। इससे हम लेना क्या चाह रहे हैं? दैट्स वाई मैनी कंपनीज आर आउटसोर्सिंग देयर डाटा सेंटर ऑपरेशंस टू डाटा सेंटर स्पेशलिस्ट विद वॉट लाइक सिक्योरिटी। इसीलिए बहुत सारी जो कंपनीज हैं वो अपने
डाटा सेंटर के ऑपरेशंस को जो है वो आउटसोर्स कर रही हैं उन डाटा सेंटर्स साइट्स में जो स्पेशलिस्ट हैं इन दिस सेंस में, क्योंकि उन्होंने तो अपना डाटा सेंटर का डाटास का वॉल्ट बनाया हुआ है, ठीक है ना, उन्होंने तो वॉल्ट की तरह की सिक्योरिटी कर दी है। तो इट्स बेटर टू सेव योर मनी ओवर देयर। हर दुकान में भी छोटा सा सेफ होता है, लेकिन दुकानदार क्या करता है कि शाम की सेल्स को जाके बैंक में जमा करवा देता है। इसीलिए जमा कराता है कि बैंक पे वो ये रिलाई कर रहा है कि वहाँ का जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो उसकी मनी को सेफ रखेगा बनिस्बत उसके अपने सेफ के। सो यही कुछ आपको भी इन आईटी में करना होता है कि यू जस्ट गो फॉर द साइट्स दैट यू नो हैज़ द मैकेनिज्म, और उनकी कोई हिस्ट्री नहीं है कि उनकी इंफॉर्मेशन ब्रीच हुई हो, लीक हुई हो, उनको आप देते हैं और फिर उन पर रिलाई करते हैं। मोबाइल कंप्यूटिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन इंक्रीजेज द पॉसिबिलिटी फॉर क्राइम। अब मोबाइल कंप्यूटिंग के यूज़ ने और टेलीकम्युनिकेशन के फ्रीली अवेलेबल हो जाने के, सीमलेसली अवेलेबल हो जाने के, परवेसिवली अवेलेबल हो जाने की वजह से जो पॉसिबिलिटी फॉर क्राइम है उसको इंक्रीज़ कर दिया है। पहले इसके लिए आपको सिस्टम लेके कहीं बैठना होता था और आप वहाँ से अपने काम करते थे। अब साइबर क्राइम वाले जो हैं उनके तो लैप हाथ में मोबाइल की सूरत में कंप्यूटर मौजूद है, एंड दे कैन डू वंडर्स आउट ऑफ इट। उसमें जो इस एरिया में लग जाता है वो हम कहते हैं कि ईविल जीनियस होता है। जीनियस अपनी जगह होता है, लेकिन ईविल जीनियस होता है। तो जब वो ईविल जीनियस होता है तो ही और शी कैन डू वंडर्स। गलत होता है। हमारे यहाँ इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी एग्जांपल्स आपके सामने आ रही हैं, नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट यू नो उन आप इवेंचुअली नुकसान में जाते हैं। जो थोड़े अरसे का फ़ायदा होता है वो सिर्फ थोड़े अरसे का ही फ़ायदा होता है, लॉन्ग टर्म सिर्फ बदनामी होती है। द ग्रेटर नंबर ऑफ नेटवर्क ओपनिंग प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इलीगल एंट्री। अब जितनी नेटवर्क की ओपनिंग जो मैंने कहा कि परवेसिव, सीमलेसली हर जगह अवेलेबल हो गई हैं, उतनी ही प्रोविज़न फॉर इलीगल एंट्री थ्रू दैट नेटवर्क जो है वो इंक्रीज़ हो गई है। The rise of e-commerce and e-businesses put more communication online to the internet, which is open to everyone, including crackers या evil hackers कहला रहे हैं। So जो rise of e-commerce और e-business ने जो है वो ज़ाहिर बात है बहुत सारी चीज़ों को और ज़्यादा ऑनलाइन कर दिया है इन द इंटरनेट, ज़ाहिर बात है। तो वो जो है अपॉर्चुनिटी दे रहा है क्रैकर्स को या ईवल हैकर्स को। लफ्ज़ यहाँ पे ईवल हैकर्स जो है वो नॉर्मल हैकर्स हो गया है, लेकिन जब ख़ास तौर पे www वर्ल्ड वाइड वेब बन रही थी और जब कंप्यूटर में कम्युनिकेशन स्टार्ट हो रही थी तो वो जो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते थे उनको हैकर्स कहते थे। फिर आजकल जिसकी वजह से ये ईवल हैकर्स का लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं, आजकल एथिकल हैकर्स भी कहला रहे हैं, जिनको ये अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो साइट्स पे अटैक करें हर तरीके से ताकि ये पता चल सके कि साइट में कहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं। सो अब अनफॉर्चुनेटली इनवेरिएबली हैकर का मतलब ही ईवल हैकर्स हैं, बट प्रीवियसली हैकर्स का मतलब कुछ और था। अब इसलिए हम उसको इस वक्त ईवल हैकर्स के तौर पर दे रहे हैं कि जो क्रैक करते हैं आपकी वेबसाइट, आपके कोड्स को, वो ईवल हैकर्स हैं। एज द इंटरनेट डजंट currently have intrinsic security protocol, this public space is vulnerable. Obviously ये स्लाइड्स थोड़ी सी पुरानी हैं। अब जो इंटरनेट प्रोटोकॉल में करेंटली भी जो हमने एम्बेड हो गए हैं सिक्योरिटी मेजर्स, बट वो सिक्योरिटी मेजर्स क्योंकि नोन भी हैं तो ऑब्वियसली जैसे जैसे सिक्योरिटी मेजर्स आ रहे हैं वैसे जो ईवल हैकर्स हैं या क्रैकर्स हैं वो उससे आगे उसको ब्रीच करने की कोशिशों में लग जाते हैं और उनका वर्क शुरू हो जाता है। सो दिस इज़ एन ऑन गोइंग बैटल बिटवीन सिक्योरिटी मैनेजर्स या सिक्योरिटी पीपल एंड दी हैकर्स और क्रैकर्स। द हैकर कम्युनिटी ये एक पब्लिक क्लब है, ट्रू वर्सेस पैरासाइट्स। अब
हैकर कम्युनिटी जो है ये एक तरह से एक पब्लिक क्लब बन गया है। कुछ ऐसे हैं जो कि ट्रूली हैकर हैं, कुछ ऐसे हैं जो हैकिंग इस हैकर कम्युनिटी से इंफॉर्मेशंस वगैरह लेके और फिर वो आगे कुछ और शुरू कर देते हैं। दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड पैरासाइट्स। अप्रोचेस हैकर यूज़ क्रैकिंग द पासवर्ड। जो सबसे पहली अप्रोच हैकर यूज़ करते हैं वो क्रैकिंग द पासवर्ड करते हैं। ट्रिकिंग समवन, सोशल इंजीनियरिंग, क्यूट टर्म। सो अगर वो किसी को ट्रिक करते हैं सोशल इंजीनियरिंग के नाम पर, सो ये एक तरीक़ेकार है। ये आपके यहाँ भी ये मेल आएगी कि मैं नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हूँ और आपकी मेल साइट या मेल बॉक्स जो है वो बहुत बढ़ गया है और आपने बड़े अरसे से पासवर्ड वगैरह चेंज नहीं किया, तो काइंडली अपना पासवर्ड वगैरह लिख के भेज दें ताकि हम उसको ठीक करें, उसको चेक कर सकें, या आप अपना पासवर्ड यहाँ से चेंज कर लें। सो ये सारी जो हैं ये सोशल इंजीनियरिंग वो कर रहे हैं और मुख्तलिफ़ तरीके से हैकिंग कर रहे हैं। फिर नेटवर्क स्निफिंग। आपके ये जो आप वायरलेस नेटवर्क्स पे हैं या इवन वायर्ड नेटवर्क्स पे भी हैं, तो स्निफिंग लगाई हुई है, डिवाइसेस बन गई हैं जो उस ट्रैफिक को, उस फ्रीक्वेंसी को टैप करती हैं। उसकी टैपिंग से वो इंफॉर्मेशन को ले लेती हैं और फिर उन इंफॉर्मेशन को क्रैक करके, क्योंकि पैकेट्स में होती हैं, तो उन पैकेट्स को ओपन करके और उसमें से इंफॉर्मेशन को जमा करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ये पैकेट्स ऑर्डर में नहीं जा रहे होते, तो ये इतना सिंपल काम नहीं है। इसी वजह से जो पहले इस तरफ बहुत ज़्यादा गौर नहीं किया गया था, लेकिन जब से ये नेटवर्क स्निफिंग वगैरह शुरू हुई है तो अब इसकी तरफ भी गौर हो रहा है, सिक्योरिटी मेजर्स इसके ख़िलाफ़ भी लिए जा रहे हैं। मिसयूजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स, यानी कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स जो एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट ले आएँ और उसको इस्तेमाल कर लें। जैसे मैंने मिसाल भी दी, वो भी क्यूट में भी दी है, इसमें भी आ सकती है कि वो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर बन के और आपको मेल जनरेट हो जाए और वो उधर से सारी इन्फॉर्मेशन वो ले ले। प्लेइंग मिडल मैन, कि कोई ये कहे कि जी आपकी ये इन्फॉर्मेशन जो है, जैसे सिक्योरिटी व उस पर कहें कि जी अब जो पेपाल का मैंने नाम लिया था कि भाई आप अपनी कार्ड की इन्फॉर्मेशन इस साइट पे दे दें, फिर हम ये वाली साइट जो है वो असल साइट को प्रोवाइड कर देगी। उसमें बड़ी सारी चीज़ें हैं। फिर डिनाइल ऑफ सर्विस की हमने बात की थी पहले भी कि ये अच्छा खासा कॉस्ट कर रहा है। डिनाइल ऑफ सर्विस ये है कि आप एक तरीक़ेकार, जो सिंपल तरीक़ेकार वो ये होता है कि जैसे एक साइट पे इतनी ज़्यादा बम्बार्डमेंट ऑफ एक्सेस कर दें या नेटवर्क पे इतना ज़्यादा आप ट्रैफिक डाल दें कि बाकी लोगों के लिए वो अवेलेबल ही ना हो, तो वो सर्विस जो है वो थोड़ी देर के लिए सस्पेंड हो जाती है। जब उस पर बहुत ज़्यादा उसकी जो कनेक्ट होने की क्यू जब फुल हो जाती है, तो वो फिर उसके बाद जो भी कनेक्ट होना चाह रहा होता है उसको सर्विस अवेलेबल नहीं होती, उसको डिनाइल ऑफ सर्विस का मैसेज मिल रहा होता है, साइट इज़ नॉट एक्सेसिबल और थिंग्स लाइक दैट। ये जो है ये सबसे सिंपल तरीक़ेकार है, इसीलिए इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। फिर जो है वो ट्रोजन हॉर्सेस आ गए हैं। ये होता है कि एक सॉफ्टवेयर है जो आपके सिस्टम में बैठ गया है, जिसके अंदर वायरसेस या जिसके अंदर गन मौजूद है, और वो अचानक एक दिन खुलेगा और वो फिर आपके सिस्टम में बेड़ा गर्क कर देगा। ये बड़ा मशहूर वाक़या है कि ट्रोजन हॉर्स क्या था कि किसी बादशाह ने लकड़ी का घोड़ा बना के बड़ा सा वो जो है एक किले के सामने खड़ा कर दिया था और उसके अंदर उसके सिपाही बैठे हुए थे। जैसे ही किले का दरवाज़ा खुला वो सिपाही निकले और उन्होंने उस किले को फतह कर दिया। इसी तरह से ये सॉफ्टवेयर में हो रहा है। वायरसेस, आई थिंक वी ऑल नो कि ये भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स हैं जो कि सिस्टम में आ जाते हैं और ये इन्फेक्शन फैला देते हैं, इसीलिए इसको नाम वायरसेस रखा गया है। स्पूफिंग जो है वो वंस अगेन स्निफिंग की तरह की चीज़ है कि आप किसी भी सॉफ्टवेयर में घुस जाते हैं। सो ये स्पूफिंग का सॉफ्टवेयर जो है ये क्या करता है कि ये आपके वेबसाइट की जगह एक तरह से उसको हैक करके अपने आप को आपकी वेबसाइट के तौर पर और आपके एड्रेस के तौर पर शो कर देता है, और जो भी आपका बिज़नेस में आपके साथ कनेक्टेड है वो सारा आप ये अपनी इंफॉर्मेशन ये समझ के कि वो उस लेजिटिमेट साइट को
अपनी इंफॉर्मेशन दे रहा है वो इस साइट को दे देता है और ये सारा जो है इलीगली वो सारी चीज़ें हासिल कर लेता है। इसको स्पूफिंग या स्पूफिंग अटैक कहते हैं कि आपके एड्रेस की जगह वो आपकी साइट को एक तरह से हैक करके और आपके सारे डाटा बन के आपकी साइट बन के वो सारी चीज़ें सारी इंफॉर्मेशन ले ले। जो सिक्योरिटी के 5 पिलर्स हैं, ऑथेंटिकेशन पहला, वेरीफाइंग द ऑथेंटिसिटी ऑफ यूज़र, हर यूज़र को यूज़र नेम पासवर्ड दे देना चाहिए यूनिक, और उसकी पासवर्ड की भी कोई आजकल जैसे पहले तो 3, 4, 5, 6 डिजिट्स पे चला जाता था, आजकल जो है वो 8+ डिजिट्स पे वो कहते हैं कि होना चाहिए, और उनमें भी वो ये कहते हैं कि कैप्स लॉक में, स्मॉल लेटर्स में, नंबर्स और स्पेशल सिंबल्स का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। बहुत सारी साइट्स इसके बगैर आपका पासवर्ड एक्सेप्ट ही नहीं करती। सो दैट इज़ कॉल्ड ऑथेंटिकेशन। आइडेंटिफिकेशन, using identifying users to grant them appropriate access। अब एक दफ़ा जब आपने यूज़र्स क्रिएट कर लिए हैं तो फिर आइडेंटिफाई करें यूज़र्स को ऑथेंटिकेशन के बाद कि वही यूज़र है या नहीं है। वंस आइडेंटिफिकेशन हो जाए तभी उनको अप्रोप्रिएट एक्सेस देना चाहिए, अदरवाइज़ नहीं देना चाहिए। प्राइवेसी थर्ड है, प्रोटेक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम बीइंग सीन। प्राइवेसी लगा के आप जो है अपनी इंफॉर्मेशन को आराम से सी होने नहीं देते, लोगों को देखने नहीं देते, उस प्राइवेट लोगों को ही अलाउ करते हैं। इंटेग्रिटी, कीपिंग इंफॉर्मेशन इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म, और कोशिश ये करते हैं कि इंफॉर्मेशन में जो है मॉडिफिकेशन और चेंजेस जो है वो हर कोई ना कर सके। उस इंफॉर्मेशन की मॉडिफिकेशन और चेंज जो है वो एक ऑथेंटिकेटेड बंदा ही या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ही करे। इस तरह से आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो ओरिजिनल फॉर्म में रहेगी, बहुत ज़्यादा उसमें कोई चेंज नहीं ला सकेगा। सो नॉन रेपुडिएशन क्या है कि प्रिवेंटिंग पार्टीज फ्रॉम डिनाइंग एक्शंस दे हैव टेकन, यानी अगर मैंने अपनी ऑथेंटिकेशन कर ली है और मैं उसको ऑथेंटिकेट कर चुका हूँ तो फिर मैं रेपुडिएट नहीं कर सकता कि नहीं ये मैंने तो नहीं किया था, किसी और ने कर लिया। सो ये होता है कि डिनाइंग या प्रिवेंटिंग पार्टीज फ्रॉम डिनाइंग एक्शंस दे हैव टेकन। जब एक दफ़ा ले लिया है तो फिर उसको आपने ओन करना है, उसको लेके चलना है। मैनेजमेंट के काउंटर मेजर्स क्या हैं सिक्योरिटी में? द मेजर प्रॉब्लम दीज डेज एंटरप्राइज कैन नॉट हैव बोथ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड एयर टाइट सिक्योरिटी एट द सेम टाइम। अब हम ये नहीं कर सकते कि हम एक्सेस भी दें और फिर उसको एयर टाइट सिक्योरिटी भी दें। दोनों चीज़ें एक दूसरे के की नफ़ी करती हैं, एक दूसरे की ऑपोजिट हैं। सो दैट्स वाई ये बड़ा मुश्किल हो गया है। कंपनीज मस्ट टेक ट्रेड ऑफ्स बिटवीन, तो उनको फिर जैसे बिजनेसेस में होता है कि जब आप दोनों चीज़ें ना कर सकें तो यू हैव टू सेटल फॉर अ ट्रेड ऑफ। एब्सोल्यूट इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, आपकी कोशिश होगी कि मैक्सिमम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी दें। देन you allow the efficient flow of information, फिर उसके बाद you allow them to have an efficient flow of information। so एक दफ़ा आप जितनी पक्की आप सिक्योरिटी दे सकते हैं उसके देने के बाद आपको लोगों को आने जाने देना होता है, इंफॉर्मेशन को चलने देना होता है। सो आपने अपने मेजर्स कर लिए, गेट पे चेक लगा दिया, उसको इलेक्ट्रॉनिक गेट से भी गुजार दिया, फिर उसके बाद उसके फिज़िकल भी चेकिंग कर ली, फिर यू हैव, और वो उसके पास कार्ड भी है उस महफिल में जाने का, तो फिर उस महफिल में तो फिर आपको जाने देना होता है ना। बिकॉज एयर टाइट सिक्योरिटी इज नॉट पॉसिबल, दिस द ट्रेड ऑफ्स वी हैव टू अडॉप्ट इज बिकॉज एयर टाइट सिक्योरिटी इज नॉट पॉसिबल, उसकी पॉसिबिलिटी है ही नहीं। Companies need to prioritize their risk and work on safeguarding against the greatest threat। कंपनीज को अपनी प्रायोरिटी बनानी होती है कि कौन सी चीज़, डिनायल ऑफ सर्विस उसके लिए कितनी बड़ी थ्रेट है। अगर है तो फिर उसको सिक्योरिटी के मेजर्स को न सिर्फ आउटसाइडर्स के लिए बल्कि इनसाइडर्स के लिए भी स्ट्रॉन्ग करना होगा। सो आपको अपनी लिस्ट बनानी होती है, फिर उस लिस्ट में जितनी भी थ्रेट्स हैं उनमें से देखना होता है कि कौन से आपके लिए मोर रिस्की हैं, उन रिस्क को फिर आपको एलिमिनेट करना होता है। जो लेस रिस्कीज हैं उनको फिर आपको ट्रेड ऑफ में एक्सेप्ट करना होता है।
An example to consider in is the case example of one company from a Gartner Executive Programs report. So अगर उसकी example देखनी हो तो Gartner Executive Program report में से एक company की example को देख सकते हैं. 5 major findings from the computer crime survey. जो computer crime survey की जो 5 major findings थी वो क्या था? Most organization evaluate the return on their security एक्सपेंडिचर्स. बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन अपनी सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर्स के अगेंस्ट जो रिटर्न आ रहा होता है यानी ROI उस पे देख रहे होते हैं, उनको इवेल्युएट कर रहे होते हैं. ओवर 80% कंडक्ट सिक्योरिटी ऑडिट्स और उसमें से 80% जो है वो सिक्योरिटी ऑडिट करते हैं इंक्लूडिंग आउटसाइडर. एग्जाम्पल KPMG इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट जो है ऑडिटर है ऑफ सिक्योरिटी. सो जो भी कंपनीज थी 80% से ज़्यादा जो है वो सिक्योरिटी ऑडिट करते थे. नॉट ओनली इंटरनल ऑडिट बट एक्सटर्नल ऑडिट एज वेल. द परसेंटेज रिपोर्टिंग साइबर क्राइम्स टू लॉ इन्फोर्समेंट डिक्लाइन. द परसेंटेज रिपोर्टिंग साइबर क्राइम्स टू लॉ इन्फोर्समेंट डिक्लाइन. और तीसरी जो उन्होंने देखा कि साइबर क्राइम्स की रिपोर्टिंग जो है टू लॉ इन्फोर्समेंट जो है वो एजेंसीज को अब कम होती जा रही है. सम वरीज आर डैमेज टू स्टॉक प्राइस, कंपनी रेपुटेशन. अगर वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को साइबर क्राइम की इत्तला देंगे तो कुछ तो वरीज ये हैं कि जो उनकी स्टॉक प्राइस है अगर वो स्टॉक एक्सचेंज में मौजूद हैं तो वो ख़राब हो जाएंगी. और स्टॉक एक्सचेंज का हो चाहे ना हो, कुछ भी हो, कंपनी रेपुटेशन जो है वो एट स्टेक आ जाती है. इसलिए वो साइबर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को साइबर क्राइम अगर उनकी साइट पे हो भी जाता है तो वो उसकी इत्तला नहीं देते. कंपेटिटर यूजिंग फॉर देयर एडवांटेज. और इसी तरह से ज़ाहिर बात है कंपनी की रेपुटेशन कैसे ख़राब होती है. एक तो इंडिविजुअल उसको ख़राब कर रहा होता है कि यार वो कंपनी सुना है वो ख़राब है, लेकिन जो कंपेटिटर्स हैं वो तो नहीं छोड़ते. वो तो बताते हैं कि देखें हमारी साइट पे तो कोई अटैक नहीं हुआ. वो आपका नाम ना भी लें तब भी सबको पता होता है कि बात क्या कर रहे हैं. चौथी चीज़ ये है कि मोस्ट डू नॉट आउटसोर्स साइबर सिक्योरिटी. जो सबसे ज़्यादा लोग हैं वो साइबर सिक्योरिटी को आउटसोर्स नहीं करते, वो इंटरनल ही रखते हैं. मोस्ट रिस्पोंडेंट्स व्यू सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग एज इम्पॉर्टेंट. और बहुत सारे बल्कि तकरीबन सारों ने ही ये कहा कि सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग देना जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है. सो अगर इफ़ योर ऑर्गेनाइजेशन एक्सपीरियंस computer intrusion within the last 12 months which of the following action did you take. इसके ऊपर जब सर्वे हुआ तो उस पे जब उनको पता चला कि जो जिन्होंने कहा कि पैच होल किए हैं वो 96 से अब 91% पे आ गए. डिड नॉट रिपोर्ट जो है वो 48% से ही स्टार्ट हुआ था और घूम फिर के वापस 48% पे आ गया. जो रिपोर्टेड टू लॉ इन्फोर्समेंट थी वो 32% से होती हुई 20% पे आ गई. और रिपोर्टेड टू लीगल काउंसिल जो है वो 28% से डिक्लाइन होकर 16% पे आ गई. दीज आर द रिपोर्ट्स टिल 2004. अब हम इंटरनेट सर्विसेज कंपनी को सिक्योरिटी की केस एग्जांपल के तौर पर देखें. दिस फर्म स्टार्टिंग पॉइंट in protecting its system is to deny all access to and from the internet. उनका स्टार्टिंग पॉइंट ये था कि कोई भी चीज़ जो है इंटरनेट पे नहीं जाएगी. From there it opens portal only where required. फिर उसके बाद उन्होंने जहाँ पे ज़रूरत थी वहाँ पे पोर्टल खोल दिए. and each opening has a firewall and only permit specific function. फिर हर जो वो थी ओपनिंग उस पर उन्होंने फायरवॉल लगा दी. ये एक तरह से इंट्रूजन डिटेक्शन और जो वायरसेस अटैक के ख़िलाफ़ एक वॉल एक सॉफ्टवेयर है जो कि एक तरह से वॉल का किरदार अदा करता है. और उन्होंने सिर्फ परमिट किए स्पेसिफिक फंक्शंस. द सिक्योरिटी टीम कॉन्स्टेंटली चेक्स द लॉक. सिक्योरिटी टीम ने कॉन्स्टेंटली लॉक्स चेक किए. कीपिंग ट्रैक ऑफ द लेटेस्ट बग्स फाउंड. फिर वो
लेटेस्ट बग जो आ रहे होते थे उनको देखने के लिए भी उन्होंने ट्रैक किया, स्टेइंग अप टू डेट ऑन लेटेस्ट सिक्योरिटी अटैक्स, और फिर वो उनकी कोशिश ये रही कि वो अप टू डेट रहें जो भी लेटेस्ट सिक्योरिटी अटैक्स आ रहे हैं। सब्सक्राइबिंग टू हैकर ईमेल लिस्ट एंड बुलेटिन बोर्ड्स, फिर उन्होंने जो सबसे इम्पोर्टेंट काम किया कि उन्होंने हैकर ईमेल लिस्ट और बुलेटिन बोर्ड में अपने आप को सब्सक्राइब कर लिया। पर्सनली एक्सप्लोरिंग सम रिस्क, फिर पर्सनल उससे वो उन्होंने पर्सनली कुछ रिस्क को जो है ना एक्सप्लोर किया। लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग ऑल इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक, उन्होंने लॉग किया तमाम इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक को। टेस्टिंग द सिस्टम मंथली फ्रॉम अ रिमोट साइट, फिर रिमोट साइट से सिस्टम को टेस्ट किया। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इट एजुकेट्स एम्प्लॉयज़ एंड क्लाइंट एज द ग्रेटेस्ट सिक्योरिटी प्रिकॉशन, और सबसे इम्पॉर्टेंट काम उन्होंने ये किया कि उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ और क्लाइंट्स को जो है खूब एजुकेट किया अबाउट सिक्योरिटी थ्रेट। अब हम टेक्निकल काउंटर मेजर्स की तरफ आते हैं। द ट्रेंड इन कंप्यूटर सिक्योरिटी इज टुवर्ड्स डिफाइनिंग सिक्योरिटी पॉलिसीज एंड देन सेंट्रली मैनेजिंग एंड इन्फोर्सिंग दोज पॉलिसीज वाया सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज और पॉलिसी बेस्ड मैनेजमेंट। सो बहुत सारी कंप्यूटर जो ट्रेंड सिक्योरिटी का चल रहा है वो सिक्योरिटी पॉलिसीज़ के लिए है और फिर उसको मैनेज करने की ज़रूरत है। हमारा भी फेडरल लॉ बन चुका है साइबर सिक्योरिटी के ऊपर, साइबर क्राइम्स के ऊपर, वो भी एक तरह से पॉलिसी नेटवर्क्स है। सो पाकिस्तान में भी साइबर क्राइम का लॉ इसीलिए बना है कि सेंट्रली मैनेज किया जा सके इन तमाम चीज़ों को, पॉलिसीज़ को, और उनको इम्प्लीमेंट भी कराया जा सके। सेम जो है वो कंप्यूटर सिक्योरिटी जो एंटरप्राइज हैं वो अपने लेवल पे भी ये सब कुछ कर रहे हैं और वो इसकी कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल, अ यूज़र ऑथेंटिकेट्स टू अ नेटवर्क वंस एंड देन अ राइट बेस्ड सिस्टम गिव्स द यूज़र एक्सेस ओनली टू द सिस्टम टू विच द यूज़र हैज़ बीन गिवन राइट्स। तो आप हर यूज़र की आपने एक राइट बना दी है, कौन सा एडमिनिस्ट्रेटर है, कौन सा सिर्फ एंट्री लेवल यूज़र है, कौन सा मिडिल लेवल यूज़र है, आपने उनकी प्रायोरिटीज़ कर दी है। तो ये एक तरह से उसकी राइट्स, उसको कौन कौन सी एक्सेस देनी चाहिए, राइट बेस्ड या एक्सेस बेस्ड सिस्टम आपने एक अपना बनाया हुआ है या टेबल बनाया हुआ है। उस ऑथेंटिकेशन के ज़रिए आप चेक करके वो उसको अवेलेबल कर देते हैं। Establishes बेसिक कंट्रोल ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़। इसमें आप क्या करते हैं कि आप हर यूज़र को उसकी जो ड्यूटीज़ हैं उसके मुताबिक उसको सेग्रीगेट कर देते हैं और आपको ये पता होता है, सिस्टम को ये पता होता है कि वो कहाँ पे कितने लेवल की वो यूज़ उसको अलाउ करेगा, कौन कौन सी एक्सेसेस देगा, क्या वो सिर्फ व्यू कर सकता है या क्या कुछ वो राइट कर सकता है, किस लेवल तक कर सकता है। द कंप्यूटर सिस्टम इज़ द कंट्रोल। सो सिस्टम जो है वो कंट्रोलर होता है। अब अगर हम सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज़ यूज्ड में देखें तो कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हुई हैं। बायोमेट्रिक्स यूज़ हुई हैं, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम यूज़ हुआ है जिसमें पब्लिक की जनरेट हो जाती है और उसके ज़रिए आप एंटर होते हैं। स्मार्ट कार्ड्स, अदर ऑन वन टाइम पासवर्ड टोकन्स, स्मार्ट कार्ड्स बना दिए जाते हैं या वन टाइम पासवर्ड टोकन्स अलाउ कर दिए जाते हैं। इसी तरह इंक्रिप्टेड फाइल ही को इंक्रिप्ट कर दिया जाता है। फिर इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम्स बनते हैं, रीयूजेबल अकाउंट, लॉगिन पासवर्ड जो आप गेस्ट के लिए बनाते हैं वो आप रीयूजेबल अकाउंट्स बना देते हैं ताकि वो मुख्तलिफ पासवर्ड्स के ज़रिए वो रीयूज़ उसको किसी भी यूज़र को करवाते रहें। इंक्रिप्शन फॉर डाटा इन ट्रांसलेट, जैसे मैंने कहा था कि स्निफिंग वगैरह हो रही है तो स्निफिंग के लिए आप ये करते हैं कि डाटा को जब ट्रांसमिट कर रहे हो तभी इंक्रिप्ट कर देते हैं। इंट्रूजन डिटेक्शन जो है कि आप इंट्रूजन डिटेक्शन चेक करते रहते हैं कि भाई इंट्रूजन इसमें आ तो नहीं सकती। फिर सर्वर बेस्ड एक्सेस कंट्रोल लिस्ट बन जाती है जिसमें आप ये देखते हैं कि किसको एक्सेस क्या दिया जा सकता है। फायरवॉल्स की बात की कि फायरवॉल्स लगा दिए जाते हैं ताकि एक्सेस को रोका जा सके। और फिर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर तो तकरीबन सभी ने लगाया हुआ है, या 99% दिखाया हुआ है, पर आई थिंक नाउ इट्स 100%। बहुत से लिनक्स और यूनिक्स वगैरह के ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जहाँ पे ये एक्सेस की ज़रूरत नहीं होती, वो इतने ज़्यादा वायरसेस वहाँ पे अटैक नहीं करते, इसीलिए 99% दिया हुआ है। बट विंडोज़ बेस्ड तो लाजमी 100% ही एंटीवायरस यूज़ करते हैं। फिर
3 techniques used by companies to protect themselves. Firewalls control access between networks. Firewall जो है वो control करता है access को between networks. Used to separate intranets and extranets from the internet so that only employees and authorized business partner can access. So intranet को internet से दूर रखता है और उसके ज़रिए जो है वो जो business partners या authorized users हैं उन्हीं को allow करता है. Implementation जो है वो packet filtering to block illegal traffic. ये पैकेट को भी फिल्टर करता है और इलीगल पैकेट को आने नहीं देता, विच इज़ डिफाइंड बाय द सिक्योरिटी पॉलिसी. और ये सब कुछ सिक्योरिटी पॉलिसी में डिफाइन करना होता है. बाय यूजिंग अ प्रॉक्सी सर्वर विच एक्ट एज एन इंटरमीडियरी. अब करता क्या है ये कि एक प्रॉक्सी सर्वर बना देता है. आपके ओरिजिनल सर्वर के बजाय आपकी तमाम चीज़ें प्रॉक्सी सर्वर में आती हैं. प्रॉक्सी सर्वर में वो इंटरनेट सिक्योरिटी से को मेजर करता है और फिर उसके बाद जो है वो आप जब उसकी उस मेजरमेंट से ये पास हो जाता है कि ये ठीक है, राइट ट्रैफिक है, देन ओनली इट इज़ पास ऑन टू यू. तो इसीलिए बहुत सारी अगर फायरवॉल्स लगाई हुई हो तो बहुत सारी ईमेल स्पैम में चली जाती हैं और अगर आपने स्पैम को अपने लिए ऑन नहीं किया हुआ तो वो स्पैम में गायब हो जाती हैं, आपको पता ही नहीं चलता. Encryption to protect against sniffing messages can be encrypted before being sent over the internet. So हमने पहले ही भी ये बात की थी कि स्निफिंग के लिए जो है वो इंक्रिप्शन पैकेट पे कर दिया जाता है. तो इसको तरीक़ेकार ये होता है, 2 classes of encryption methods are used today. सीक्रेट की इंक्रिप्शन कि हम सीक्रेट की इंक्रिप्शन कर देते हैं और इस पे हम DES यानी डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हैं. उसके अलावा हम पब्लिक की इंक्रिप्शन कर देते हैं, उसके लिए हम RSA करते हैं. ये बड़ा मुश्किल सा नाम है. ये है रिवर्स शामिर एडलमैन. रिवर्स शामिर एडलमैन इंक्रिप्शन होती है. नीड्स पब्लिक एंड प्राइवेट की. इसमें दोनों चीज़ें चाहिए होती हैं, पब्लिक और प्राइवेट की. इसको RSA याद रखें. इनकॉर्पोरेटेड इनटू ऑल मेजर वेब ब्राउजर्स एंड इज़ द बेसिस फॉर सिक्योर सॉकेट लेयर. सो ये SSL सिक्योर सॉकेट लेयर का एक डेफिनेट पार्ट है. मोस्ट इंडिविजुअल्स डोंट हैव सच कीज. हेंस B2C business to customer applications are only secure from the consumer to the merchant. So उसमें ये यूज़ नहीं हो पाती, वो only secure from the consumer to the merchant हो जाती हैं. लेकिन बाद ज़्यादातर जो हैं वो इस पे पब्लिक की इंक्रिप्शन पे जाते हैं. सो क्या होता है उसमें कि सेंडिंग एन इनक्रिप्टेड मैसेज के कंज्यूमर गया, इंक्रिप्शन हुई, मर्चेंट्स पब्लिक की बनती है, इंटरनेट पे गया, डिक्रिप्शन हुई, मर्चेंट्स प्राइवेट की बनती है और फिर वो मर्चेंट के पास पहुंच जाता है. तो इस तरीके से भी पहुंचाया जा सकता है B2C में. सो अगर कंज्यूमर की तरफ से चलेगा तो क्या होगा कि कंज्यूमर ने अपना इनक्रिप्ट किया, वो कंज्यूमर की प्राइवेट की होगी, इंटरनेट पे गया और फिर डिक्रिप्शन के पास गया. यहाँ कंज्यूमर की पब्लिक की जो है वो मर्चेंट के पास होगी और वो मर्चेंट उसके ज़रिए एक्सेस कर लेगा. सो ये डिजिटल सर्टिफिकेट जो है ये एक तरह से पब्लिक की सर्टिफिकेट भी कहते हैं. तो इसमें यूज़र नेम होता है, पब्लिक की होती है और डिजिटल सिग्नेचर ऑफ सर्टिफिकेट सर्टिफाइड इशूअर होता है या इशूअर की तरफ से होता है. द इंटरनेट is not secure because for one thing none of the TCP/IP protocol authenticate the communicating parties. So जो एक चीज़ हमें इम्पॉर्टेंट है वो ये समझने की ज़रूरत है कि TCP/IP प्रोटोकॉल जो है वो कम्युनिकेटिंग पार्टीज़ के दरमियान ऑथेंटिकेशन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा. इसी को काउंटर मेजर करने के लिए जो तीसरी चीज़ आई है वो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है या VPN है. मेंटेन्स डाटा सिक्योरिटी एज इट्स ट्रांसमिटेड बाय यूजिंग. सो ये मेंटेन ये करता है कि डाटा सिक्योरिटी को करता है जब जैसे ही वो ट्रांसमिट होना शुरू होती है. एक तरह से हम क्या करते हैं इसमें एक टनल क्रिएट कर देते हैं और ये एक टेम्पररी कनेक्शन है बिटवीन अ रिमोट कंप्यूटर एंड द CLACs और ISP लोकल डाटा सेंटर. सो CLAC एक कॉम्पिटिटिव लोकल
एक्सचेंज कैरियर है जहाँ पे आप लोकल कैरियर के साथ करते हैं, और आईएसपी जो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है लोकल डाटा सेंटर के दरमियान। तो एक तरह से एक टनल बन जाती है, वर्चुअल टनल सी बन जाती है जिसके दरमियान आप डाटा अपना भेज रहे होते हैं। इसका क्या होता है कि ये ब्लॉक्स एक्सेस टू एनीवन ट्राइंग टू इंटरसेप्ट मैसेजेस सेंट ओवर दैट लिंक। तो इसना स्निफिंग वगैरह जो है उसको तो ये बिल्कुल ब्लॉक कर देता है और कोई भी इसके अंदर इंट्रूड नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक टनल होते हैं। इसमें करते क्या है, इंक्रिप्शन करते हैं, स्क्रैम्बल्स द मैसेज बिफोर इट इज सेंट एंड डिकोड इट एट एन रिसीविंग एंड। सो इंक्रिप्शन शुरू हो जाती है सेंडिंग से पहले, और डिक्रिप्शन जो है वो रिसीविंग एंड पे हो रही होती है। बाकी सारा जो है वो इनक्रिप्टेड होता है, इसलिए कोई उसको देख नहीं पाता। 3 ways to use VPNs. Remote access VPNs give remote employees a way to access an enterprise internet by dialing a specific ISP. एक तो हम specific ISP को डायल करते हैं, उसके ज़रिए हम इसको remotely access करते हैं। Remote office VPNs give enterprise a way to create a secure private network with remote offices. The ISP's VPN equipment encrypts all transaction. तो ISP की जो वो है वो encrypt कर देता है तमाम transaction को। Extranet VPNs give enterprise a way to conduct e-business with trading partners. तो हम extranet में भी हम conduct कर सकते हैं VPNs with e-business trading partners. So अगर हम VPN की एग्जांपल देखें तो प्लेमाउथ रॉक एश्योरेंस कॉरपोरेशन है। इसने क्या किया कि दिस ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस कंपनी क्रिएटेड एन एक्सट्रानेट दैट इंडिपेंडेंट एजेंट कुड यूज टू ट्रांजैक्ट business with the company. The most cost-effective approach was to create a DSL-based virtual private network between each agent and PRAC, an offering of a local company. So उन्होंने सबसे पहले जो है वो जो DSL बेस्ड जो है वो virtual private network बना दिया अपने एजेंट और कंपनी के दरमियान। So एक तरह से लोकल कंपनी उसको दे दी अपने तौर पर। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी हैज़ बिकम, तो उसको एक तरह से लोकल एक्सेस दे दी अपनी कंपनी की तमाम इंफॉर्मेशन की। और जैसे हमने बताया कि वीपीएन जिस तरह से सिक्योर कर लेता है तो उससे इंटरनेट पे बहुत सारी जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं उनको एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं होती है आपको। रिसीविंग और जो सेंडिंग एंड है उस पर सिर्फ आपको इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन चाहिए होते हैं, एंड दैट्स इट। और इसमें जो एक्सेस कर सकता है वो सिर्फ और सिर्फ जाहिर बात है एक वो अथेंटिकेटेड यूज़र कर सकता है जिसके पास वो डायल अप का एड्रेस भी होगा और फिर उसका पासवर्ड भी होगा, और वो जो PRAC में जैसे एजेंट अगर कांटेक्ट कर रहा है तो PRAC के सर्वर में उसकी सारी इन्फॉर्मेशन, उसका पासवर्ड वगैरह मौजूद है, तभी वो उसको एक्सेस कर सकेगा। Information security has become an important management topic and it has no clear-cut answers. बड़ा क्लियर है, इट इज़ टू कॉस्टली टू प्रोवाइड ऑल द सिक्योरिटी अ कंपनी वांट्स एंड परफॉर्मिंग सिक्योरिटी चेक्स ऑन पैकेट्स टेक्स अ लॉट ऑफ प्रोसेसर पावर विच कैन स्लो डाउन परफॉर्मेंस। सो हम तमाम चेक्स लगा भी नहीं सकते, और अगर तमाम चेक लगाने की कोशिश करें तो प्रोसेसिंग सिर्फ उन चेक्स को ही करने पे लग जाएगी। Even with world-class technical security, management needs to make sure all employees follow security policies because companies are only as safe as their weakest link are. कोई सी भी आप सिक्योरिटी की मेजर्स कर लें जो कहा जाता है सिक्योरिटी में, और ये हम अपनी जो नेशनल सिक्योरिटी की भी जब बात करते हैं, जो वीकेस्ट लिंक होता है वो ह्यूमन होता है। अगर आपका एम्प्लॉय ही आपकी पासवर्ड वगैरह बांट रहा है तो देन यू वट एवर थिंग्स यू हैव यू आर अ गॉनर। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है तमाम मैनेजमेंट के लिए। In fact, that weakest link could be a supplier or contractor who is secure to a company system yet has poor security of its own. So human, जो मैंने पहले बात की, चाहे वो supplier हो, चाहे contractor हो, चाहे वो insider हो, security is as much a human problem as a technical problem. Security जैसे मैंने कहा कि human problem बल्कि मेरे ख्याल में ज़्यादा है टेक्निकल प्रॉब्लम से। फाइन्स क्या हैं? दिस इज़ नॉट अ विक्टमलेस क्राइम्स, ये विक्टमलेस क्राइम नहीं है, इसमें विक्टम होता है। सो इस पे फाइन और इस पे साइबर क्राइम्स इसीलिए लगाया जा रहा है। प्रैक्टिस सेफ कंप्यूटिंग, तो आपको कंपनी को एज अ IS मैनेजर यू हैव टू प्रैक्टिस सेफ कंप्यूटिंग।
प्लानिंग फॉर बिजनेस कंटिन्यूटी के लिए हमें बिजनेस कंटिन्यूटी के लिए इज़ ब्रॉडर देन डिज़ास्टर रिकवरी बिकॉज इट इंक्लूड सेफ गार्डिंग पीपल ड्यूरिंग अ डिज़ास्टर, documenting business procedure instead of relying on certain employees who may become unavailable, and giving employees the tools and space to handle personal issue first so that they can then concentrate on work. Where will the work be done? ये भी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आ जाता है। तो आपको सेफ गार्डिंग में डिज़ास्टर से ज़्यादा करना पड़ता है, आपको डॉक्यूमेंटेशन भी करनी पड़ती है, एम्प्लॉय को टूल्स और हैंडल देने होते हैं ताकि पहले वो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम को डील करें, फिर उनको ये भी देखना होता है कि काम कहाँ उन्होंने करना है। आजकल जैसे लोग जो हैं घर से भी काम कर रहे हैं। इन शॉर्ट इट इज़ अ बिजनेस इशू बिकॉज IT डिज़ास्टर रिकवरी इज़ जस्ट वन कॉम्पोनेंट। सो अगर IT पे सिक्योरिटी की ब्रीच आ गई तो ये जो है बिजनेस इशू बनेगा और इसमें ह्यूमन को भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा। और IT डिज़ास्टर रिकवरी तो एक टूल होगा, लेकिन आपको बाकी चीज़ें भी करनी पड़ेंगी। यूजिंग इंटरनल रिसोर्सेज में अगर हम करें तो क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन दैट रिलाई ऑन इंटरनल रिसोर्सेज फॉर IT डिज़ास्टर रिकवरी जनरली सी दिस प्लानिंग एज अ नॉर्मल पार्ट ऑफ सिस्टम प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। सो जो इंटरनल IT डिज़ास्टर रिकवरी करवा रहे होते हैं वो इसको सिस्टम प्लानिंग और डेवलपमेंट का एक पार्ट समझती हैं। मल्टीपल डाटा सेंटर्स बना देते हैं वो। मूव टू हैव ऑल कंप्यूटिंग इन वन लोकेशन नाउ अंडर क्वेश्चन। सो ये अब सेंट्रलाइज सिस्टम जो है वो क्वेश्चन पे, इसीलिए हम डिसेंट्रलाइजेशन और डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग की तरफ जा रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग हम करवाना चाहते हैं। बैकअप टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, लोकल एरिया नेटवर्क्स, वन लैन कैन बी यूज टू बैकअप सर्वर्स फॉर अदर नेटवर्क्स। सो एक लैन को दूसरे सर्वर्स का बैकअप के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। कॉस्ट वर्सेस, जब हम एक्सटर्नल रिसोर्सेज की तरफ जाते हैं तो हम देखते हैं कॉस्ट वर्सेस रिस्क may not justify permanent resource, so companies use the services of a disaster recovery firm. अब हम अगर आपके डिज़ास्टर बहुत ज़्यादा नहीं हो रहे या डिज़ास्टर रिकवरी का जो स्पेशलिस्ट हैं वो ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं तो बहुत सारे लोग जो हैं वो एक्सटर्नल की तरफ चले जाते हैं। वो कॉस्ट ओवर रिस्क को देखते हैं। इंटीग्रेटेड डिज़ास्टर रिकवरी सर्विसेज हैं, स्पेशलाइज्ड डिज़ास्टर रिकवरी सर्विसेज हैं, एंड ऑनलाइन एंड ऑफलाइन डाटा स्टोरेज फैसिलिटीज़ ऐसी एक्सटर्नल यूजेस प्रोवाइड करते हैं। हाउस होल्ड इंटरनेशनल को अगर हम प्लानिंग फॉर बिजनेस कंटिन्यूटी को पे देखें तो टिपिकल ऑफ अ लार्ज फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन है वो। हाउस होल्ड जस्टिफाइज इट्स डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग बेस्ड अपॉन लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स एंड द नीड टू मेंटेन अनइंटरप्टेड कस्टमर सर्विसेज। कंपनी स्टैब्लिश फुल टाइम स्टाफ टू प्रिपेयर, मेंटेन एंड टेस्ट डिजास्टर रिकवरी प्लान्स। उन्होंने इंटरनल पे गए वो। Comdisco Disaster Recovery Services was relied on as its major supplier of alternate site data processing services in North America. फिर उन्होंने एक alternate services provider या data provider के तौर पर एक external कंपनी को भी हायर कर लिया। हीप्स ऑफ रेन इन शिकागो, लार्ज नंबर ऑफ डिज़ास्टर डिक्लेयर्स। जब शिकागो में बहुत ज़्यादा बारिशें हुई तो डिज़ास्टर्स बहुत सारे हुए। हाउस होल्ड डिक्लेयर्ड अ डिज़ास्टर क्विकली, इट इनेबल्ड क्लोज रीलोकेशंस। सो उसने क्या किया कि जो क्लोज हो चुकी थी उनको उसने रीलोकेट कर दिया और इसलिए वो डिज़ास्टर पे बड़ी तेज़ी से एक्ट कर गया। लेसन लर्न क्या हुए, कंसिडर द रिस्क ऑफ अ नेचुरल डिजास्टर इन सेलेक्टिंग अ डाटा सेंटर लोकेशन। आप कोई भी डाटा सेंटर सोचते हुए ये देखें कि वहाँ पे कोई नेचुरल डिजास्टर तो नहीं आते, ज़लज़ले ज़्यादा तो नहीं आते, सैलाब तो नहीं आता, बारिशें तो ज़्यादा नहीं होती, एंड सो ऑन सो फोर्थ। क्रिएट अ प्लान टू रिटर्न टू द प्राइमरी साइट आफ्टर अ डिज़ास्टर। और आपका एक प्लान ये होना चाहिए कि जैसे ही डिज़ास्टर ख़त्म हो आप प्राइमरी साइट की तरफ आ जाएं। डू नॉट एक्सपेक्ट डैमेज इक्विपमेंट, डेस्क एंड टेप्स टू ऑलवेज बी रिप्लेस्ड, मॉनिटर इक्विपमेंट। सो हमको ये देखना है कि हर दफ़ा टेप और डेस्क वगैरह जो हैं, जो भी आपने स्टोरेज एलिमेंट्स बनाए हुए हैं, उनको आप हर दफ़ा रिप्लेस नहीं कर सकते। आपको एक इक्विपमेंट को मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। प्लान फॉर अल्टरनेट टेलीकम्युनिकेशन। आपके पास सिर्फ अगर आपने एक टेलीकम्युनिकेशन लिंक लिया हुआ है और उसने आपको वायर्ड या वायरलेस दिया हुआ है तो आप सेटेलाइट लिंक और अल्टरनेट लिंक्स की तरफ जाएं। टेस्ट साइट अंडर फुल वर्कलोड कंडीशन। और फिर फुल वर्कलोड पे जो है टेस्ट
करना साइट को बहुत ज़रूरी है। मेंटेन क्रिटिकल डाटा एट द ऑल्टरनेट साइट, और आपको क्रिटिकल डाटा जो है वो ऑल्टरनेट साइट पे बहरहाल मेंटेन करने की ज़रूरत है। सो कंक्लूजन क्या है? द सब्जेक्ट ऑफ मैनेजिंग कंप्यूटर ऑपरेशन इज़ परहैप्स सरप्राइजिंगली एट एन ऑल टाइम हाई। तो ऑब्वियसली सरप्राइजिंगली लिखा हुआ है, लेकिन नेसेसिटी है। तो आपको कंप्यूटर ऑपरेशन को मैनेज करने के लिए पैसे तो लगाने हैं और उस पर टाइम और एफर्ट्स भी लगानी है। द इमरजेंस ऑफ ई कॉमर्स उसकी रीज़न है। द इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ आउटसोर्सिंग उसकी एग्जांपल है। न्यूज़ ग्रैबिंग वायरसेस हैं, उनको देखना है। अटैक्स ऑन मेजर वेबसाइट्स वो होती हैं। टेररिस्ट एक्ट्स ऑन सितंबर 11, अक्टूबर 12 एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, इंटरनेट पे भी होती हैं। As enterprises increasingly rely on computing and telecom to work closely with others, they open themselves up to more threats by electronics means. Companies must be increasingly vigilant to outside threats. Obviously, उनको vigilant होना है, उनको देखना है. In short, the view of operations is shifting from managing inward to managing outward. So अब सिर्फ inward ही नहीं, managing outward की तरफ भी जाना है. It's essential but often forgetting, and it's not easy key. It's not easy. It's essential but often forgotten, and it's not easy. So ये जो मैनेज करना है ये ऑब्वियसली एसेंशियल है, लेकिन हम इस तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते, भूल जाते हैं कि इसकी मैनेजमेंट ही है. यू हैव टू मैनेज इट. सो हम पार्ट 2 ऑफ डिस्कशन केस में आते हैं, जहाँ पे मैनेजिंग इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑन अ शू स्ट्रिंग बजट. अगर आप बहुत थोड़े बजट पे काम करना चाहते हैं तो फिर क्या होगा? एनालाइज organizational security risk, formulate information security policy, implement security infrastructure, select security components, install and configure components according to security policy, maintain and analyze the security system, do periodic vulnerability test, do firewall log analysis, prepare security assessment reports. ये जो है मेन एलिमेंट है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट के. अब शू स्ट्रिंग बजट पे आप क्या कर सकते हैं? सो अगर हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को देखें तो डिसेंट्रलाइज्ड जोन बना दी गई हैं, जहाँ पे वेब सर्वर है, प्राइमरी मेल रिले सर्वर विद इंटरस्कैन वायरस वॉल है, प्राइमरी डोमेन नेम सर्वर, सेकेंडरी मेल रिले है, यहाँ से मेल रिले होती है, फायर वॉल है, इंटरनल नेटवर्क जो है वो इंट्रूजन सिस्टम डिटेक्शन है, इंटरनल मेल सर्वर विद यूज़र मेल बॉक्सेस हैं, मिरर कनेक्शन बनाए हुए हैं, राउटर्स इंटरनेट है और वीपीएन टनल है. सो ये सब जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लखनऊ का जो है ये इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है. सो अगर हम कंपैरिजन ऑफ ऑपरेशन सपोर्ट सिस्टम और प्रोप्राइटरी सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स देखें तो क्या होगा कि सिक्योरिटी कंपोनेंट मैट्रिक ये कहते हैं कि सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट जो है ओएसएस प्रोडक्ट में यस है, प्रोप्राइटरी में भी यस है, सिंगल पॉइंट एक्सेस नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन एंड मास्करेडिंग यस हैं, स्ट्रॉन्ग एक्सेस कंट्रोल बाय ऑथेंटिकेशन यस है, बिल्ट इन प्रॉक्सी सर्वर विद ऑथेंटिकेशन जो हमारे पास ओएसएस में नो है और प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट में यस है. हार्डवेयर सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म सपोर्ट लिमिटेड है, इसमें कॉम्प्रिहेंसिव है, लाइसेंस जो है वो GNU है, इसमें प्रोप्राइटरी है, प्राइस जो है ये फ्रीवेयर बन जाता है और इसकी प्राइवेसीज जो है वो $10,000 वगैरह से आ जाती है. इसी तरह इंट्रूजन सिस्टम डिटेक्शन जो उसमें लगा हुआ है, अगर हम उसको देखें तो सर्वर इंट्रूजन मैनेजमेंट जो है वो OSS प्रोडक्ट में यस है, प्रोप्राइटरी में भी यस है, प्रायोरिटी बेस्ड अलर्ट यस है, सेंट्रलाइज मैनेजमेंट यस है, ऑटोमेटिक सिग्नेचर अपडेट यस है, नेटवर्क इंट्रूजन डिटेक्शन यस है, हार्डवेयर सपोर्ट जो है लिमिटेड और कम्प्रीहेंसिव है, लाइसेंस जो है वो इसमें नहीं है और प्राइस फ्रीवेयर है, इसमें प्रोप्राइटरी है और इसमें $8,000 का लाइसेंस है. सो इसलिए जो कॉस्ट ऑफ द सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्लीमेंटेशन जो था उन्होंने IAML में क्या किया कि ट्रेंड माइक्रो इंटरस्कैन वायरस माल्ट एंड ई मैनेजर एट द रेट ऑफ $18.1 फॉर 300 यूज़र्स उन्होंने ले ली. सो उनके पास तकरीबन
5430 की कॉस्ट आ गई। इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस्ट्रो फायरवॉल, स्नॉट IDS, स्क्विड प्रॉक्सी, ट्रेंड माइक्रो इंटरस्कैन, वायरस वॉल एंड ट्रेंड माइक्रो इंटरस्कैन ई मैनेजर की जो टोटल कॉस्ट आई वो $7,400 आई। तो उनकी टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट जो है वो सिर्फ $12,830 पे उन्होंने अपना फायरवॉल सिस्टम, अपना इंट्रूजन का और अपनी इंटरनेट सिक्योरिटी को मेंटेन कर लिया। तो उनको जो एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट पे जो कॉस्ट आई वो क्या आई, वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग जो है वो 176 पर सर्वर थी, 3 टाइम्स अ ईयर थी, वो 2112 आई। वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग एट $526 पर नेटवर्क डिवाइस पर ईयर फॉर 4 डिवाइसेस जो है वो 2104 आई। फायरवॉल लॉग एनालिसिस एवरी 14 डेज एट $1,000 फॉर 26 फोर्टनाइट्स 2600 आई। एंड एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट जो है वो $6,816 आई। सो आप अगर ओवरऑल देखें तो वन टाइम कॉस्ट 12,830 आई और विद ओवरहेड ऑफ $6,816 पे वो उसको मेंटेन कर रहे थे। सो ये शू स्ट्रिंग पे आपके पास एक केस स्टडी आ गई है। सो इन द एंड अगर हम समराइज़ करें, हमने इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के बारे में बात की, 10 थ्रेट्स क्या हैं, सिक्योरिटी 5 पिलर्स को डिस्कस किया, मैनेजमेंट काउंटर मेजर्स बताए, टेक्निकल काउंटर मेजर्स बनाए, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड और उसकी थ्रेट्स के बारे में देखा, फिर एन इंटरनेट सर्विस कंपनी को सिक्योरिटी की केस एग्जांपल के बारे में देखा, प्लेमाउथ रॉक एश्योरेंस या PRAC को हमने यूज़ ऑफ PPN के लिए देखा, प्लानिंग फॉर बिजनेस कंटिन्यूटी के लिए हमने यूजिंग इंटरनल रिसोर्सेज और एक्सटर्नल रिसोर्सेज पे बात की, फिर हमने हाउस होल्ड इंटरनेशनल को प्लानिंग फॉर बिजनेस कंटिन्यूटी के लिए भी देखा, और फिर हमने आखिर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लखनऊ को देखा कि वो क्या कर रहे हैं अपनी IIML वाले, कि वो किस तरीके से अपना सिस्टम चला रहे हैं शू स्ट्रिंग बजट के साथ। विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।